Hello everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the class 9 ICSE board physics. In this video we'll learn about chapter number 3, law of motion, and today we'll discuss about the linear motion and Newton's second law of motion, linear momentum, sorry. So first of all हम डिस्कस करते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। भाई अगर आप लोग मान लो कि आप लोग अपने फ्रेंड के साथ या फिर आपका फ्रेंड साइकिल चला रहा है, ठीक है, आपका फ्रेंड जो है साइकिल चला रहा है, ठीक है, तो वो आपके पास साइकिल लेकर आ रहा है, तो आपको अगर उस साइकिल को रोकना है तो आप क्या करोगे? उस पर फोर्स लगाओगे। अगर वो बहुत स्लोली साइकिल चला रहा है तो आप उस पर फोर्स लगाकर उस साइकिल को रोक लोगे, है ना, आप उस साइकिल को रोक लोगे। लेकिन अगर क्या करें, अगर वो आपका दोस्त बहुत स्पीड से आ रहा है और अगर उसकी साइकिल को आपको रोकना है तो आप उसे ईज़िली नहीं रोक पाओगे। हो सकता है वो आपको मार के चला जाए और आप गिर भी जाओ, ठीक है, वो भी गिरेगा और आप भी गिरोगे। क्यों? ड्यू टू द मोमेंटम। अभी मोमेंटम क्या होता है आप लोग समझो कि हमारे कॉमन एक्सपीरियंस में डेट इज़, अगर दो बॉडीज़ जो होती हैं डिफरेंट मास, अगर उनका मास अलग है, ठीक है, और वो मूव कर रही हैं सेम वेलोसिटी, मतलब एक ही गति से वो लोग मूव कर रहे हैं और वो लोग क्या करें, रेस्ट में आ रहे हैं सेम टाइम में, द फोर्स नीडेड टू स्टॉप द हैवियर बॉडी इज़ मोर दैन डैट ऑफ लाइटर बॉडी। तो जो फोर्स लगता है, अगर कोई, मैंने बताया ना, अगर हम लोग जो है किसी छोटे से ऑब्जेक्ट पर हमें फोर्स लगाना हो तो फोर्स कम लगेगा, लेकिन अगर किसी बड़े ऑब्जेक्ट पर हमें फोर्स लगाना हो उसकी स्टेट में बदलाव लाने के लिए तो हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही अगर दो बॉडीज़ सेम मास की हैं और मूव कर रही हैं डिफरेंट अलग अलग वेलोसिटी से और ये स्टॉप हो जाती हैं सेम टाइम में ही, तो जो फोर्स ज़रूरत पड़ेगी, तो फास्टर मूविंग जो होगा बॉडी इज़ मोर देन द स्लोअर मूविंग बॉडी। जो फास्टर मूविंग बॉडी है उस पर हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा मोमेंटम लगाना पड़ेगा, ज़्यादा मोमेंटम लगाना पड़ेगा, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो द फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इन डिफिनिट टाइम डिपेंड बोथ ऑन मास ऑफ अ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। Actually, the force needed to stop moving body in given time depend on the product of both mass and velocity, which is called linear momentum of moving body. क्या कहा मैंने? कुछ नहीं समझ में आपको, ठीक है, फिर से बताती हूँ, हिंदी में बताती हूँ कि कह रहे हैं ये कि फोर्स जो है, जो ज़रूरत पड़ेगी, जो कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको रोकने के लिए जो फोर्स हम लोग लगाते हैं उसके मास पे, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होता है। और यही फोर्स जो होता है, यही जो फोर्स होता है जो दोनों मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम। यानी किसी ऑब्जेक्ट को जो मूव कर रहा है उस पर लगाया जाने वाला जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर मोमेंटम। फिर से सुनिए, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, कोई मूविंग बॉडी है, तो उस पर लगाया जाने वाला जो फोर्स है, उसकी स्पीड को मतलब रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए जो लगाया जाने वाला फोर्स है उसी को बोलते हैं मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। सो अगर मैं आप लोग से कहूँ कि आप एक साइकिल को धक्का दो, धक्का दे लोगे, पर एक ट्रक को अगर आपको रोकना हो तो आप क्या ट्रक को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते, क्योंकि उसके क्या है, उसका मास ज़्यादा है, तो उसका मास ज़्यादा है तो उसमें मोमेंटम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा आपको उसे रोकने के लिए, ठीक है। सो लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, लीनियर मोमेंटम क्या होता है किसी बॉडी का, इस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी यानी कि एम से मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपकी बुक में दी है ना, P इक्वल टू एम वी, जहाँ पर P डिनोट कर रहा है किसको, जहाँ पर P रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा लीनियर मोमेंटम को, ठीक है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी डिनोटेड बाई P, ठीक है ना। और फॉर बॉडी ऑफ मास, मास को हम लोग m से शो कर रहे हो, वेलोसिटी को v से शो कर रहे हैं, तो अगर फॉर्मूला बनाना हो हमें लीनियर मोमेंटम का तो क्या हो जाएगा, m टू v, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या होता है भाई, लीनियर मोमेंटम किसी बॉडी का प्रोडक्ट होता है उसका मास का और वेलोसिटी का, यानी कि m इंटू वी। आई बात समझ में? तो यहाँ तक आप लोग को बस इसकी डिफिनेशन याद करनी है, बस छोटी सी डिफिनेशन है, बस इसको डिफिनेशन लर्न कर लेना, इसका फॉर्मूला लर्न कर लेना। P किसको डिनोट करता है? लीनियर मोमेंटम को, कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप लोग को एक और टॉपिक क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है भाई? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, जिसमें क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ।
अब अगर हमें रिलेशनशिप निकालना होगा, अगर यूनिट निकालना होगा हमें इसका, किसका, मोमेंटम का, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है E इक्वल टू क्या होता है, mv होता है, जहाँ पे हम लोग m मतलब मास है, m से क्या है, मास है, तो यूनिट मास रखेंगे, मास का यूनिट रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो मास का यूनिट क्या होता है भाई, मास का यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है हमारा, मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा पूरा p का यानी कि हमारा का लीनियर मोमेंटम का जो हमारा यूनिट है वो क्या हो जाएगा हमारा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे मीटर पर सेकेंड को, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड -1। ठीक है, जब कोई ऊपर जाता है तो क्या होता है, उससे माइनस लग जाता है। ओके, CGS यूनिट ऐसे निकालेंगे तो उसको क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि किलोग्राम का पूरा यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है, और मीटर पर सेकेंड का हमारे यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, मीटर पर सेकेंड का मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। यहाँ पर हमारा किलोग्राम का क्या हो गया है, ग्राम हो गया है। ओके, तो चलो अब देखते हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम किसे कहते हैं। सो देखो, इक्वेशन एक बना, इक्वेशन से हम लोग लेते हैं, जो हम लोग को इक्वेशन मिला है ये वाला, ठीक है, जो हमें इक्वेशन मिला है, अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लें, अगर हम सपोज़ कर लें कि ये हमारा इक्वेशन 1 है, इसको हम लोग सपोज़ कर लेते हैं ये हमारा इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 से ज़रा हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम में चेंज क्या होता है भाई, डेल पी। कि देखो, जब कोई छोटा चीज़ होता है, मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी के लिए, बहुत स्मॉल चेंज के लिए हम लोग डेल्टा लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा, ये याद रखना, बहुत स्मॉल चेंज के लिए हम लोग लगाते हैं डेल्टा। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि बहुत स्मॉल सा चेंज हो रहा है मोमेंटम में। यहाँ पर देखो कि क्या कह रहा है कि बिफोर क्वांटिटी डिनोट अ स्मॉल चेंज इन दैट क्वांटिटी, द चेंज ऑफ प्रोडक्ट mv कैन बी आइदर ड्यू टू चेंज ऑफ मास। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि बहुत छोटा सा चेंज हो रहा है मोमेंटम में, डेल पी। ठीक है, तो हमारा ये भी मास और वेलोसिटी पे चेंज होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल्टा m इंटू डेल्टा वी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे बेटा, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि हमें जो है डेल्टा इधर भी है इधर भी है, तो हम लोग मैथमेटिकली क्वेश्चन करेंगे, तो डेल्टा हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, mv बचेगा। इसको हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि इस जगह पर आप देख सकते हो कि डेल्टा जो है यहाँ पर, है ना, इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, डेल पी इक्वल टू डेल्टा mv भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं mv, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग m डेल्टा v, यानी कि डेल्टा जो है वो दोनों में है, डेल्टा p। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा चेंज हो जाएगा, यानी कि हमारा रेट जो चेंज इन मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा p इक्वल टू m डेल्टा v। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इसका फॉर्मूला। बेसिकली ये आप लोग को लर्न कर लेना है कि चेंज अगर जब आएगा कि चेंज इन मोमेंटम, तो आप लोग क्या करोगे, डेल्टा p इक्वल टू m डेल्टा v, यानी कि m डेल्टा हमारा इसमें भी है और डेल्टा यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर देखो चेंज इन मोमेंटम था, यहाँ पर क्या था, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में क्या बदलाव आ रहा है, यहाँ पर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो जहाँ पर रेट की बात होगी बेटा, वहाँ पे अपॉन में टी कर दोगे, वहाँ पे क्या कर दोगे, अपॉन में टी कर दोगे। बहुत ईजिली देखो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन करो आप लोग अपनी एजुकेशन पे। ठीक है, चलो देखो क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर कह रहा है कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब हम फोर्स अप्लाइड करते हैं किसी मूविंग बॉडी पे, तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है। मान लो कोई, अभी मैं सपोज़ करवा रही हूँ सिर्फ, ठीक है, मान लो ये बॉडी ए है, ये बी है, ठीक है, तो ये ए जो है इतना इसने डिस्टेंस तय की, तो इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड थी। और फिर ये यहाँ से मान लो ये ए से बी जाना है इसको, यहाँ पर हमने ए सी ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से ए सी तक गई 5 मीटर पर सेकेंड से, और इसके बाद इसकी स्पीड जो वेलोसिटी थी वो बढ़ गई, वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी u से क्या हो रही है, v हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u बोलते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं। ये सबको पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, a से c तक की यहाँ पर वेलोसिटी मान लिया 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, उसके बाद इसकी स्पीड बढ़ गई तो 10 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी इसकी हो गई। तो यहाँ पर सपोज़ किया गया है, ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैंने समझाया है। तो जब कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है किसी मूविंग बॉडी पे, तो उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से जो बॉडी का मोमेंटम है वो भी चेंज होगा। ठीक है, सो यहाँ पर कह रहा है कि लेट्स द फोर्स बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी। हम सपोज़ कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है एफ फोर्स अप्लाइड किया जाता है किसी बॉडी पर, तो उसका मास जो है m है, और फॉर टाइम t समय के दौरान तो वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, u से v चेंज हो रही है। क्या करना है हम लोग को, सपोज़ करना है।
क्या हमें करना है, लेट्स अ फोर्स एफ। हमने मान लिया कि कोई फोर्स एफ अप्लाइड किया जा रहा है किसी बॉडी पे, बी अप्लाइड, ठीक है, बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है। तो उसका मास क्या है, मास उसका हो जा रहा है एम, मास एम इक्वल टू हो जाएगा, मास इक्वल टू हमारा एम हो जाएगा। उसकी टाइम जो है, टाइम कितना है, टी सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। उसकी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, u टू v, यानी u से v तक हो रहा है, ठीक है, u से v हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई, शुरुआत कहाँ से हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी है क्या, u है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमारी है v है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी हमारी v है, ओके। तो यहाँ से अगर हमें चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा, पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी। तो यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम, यहाँ पे मैंने 2 स्टेप बढ़ा दिए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, मोमेंटम ऑफ बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर mu हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था p इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। तो जहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों लेनी है तो हम लोग mu पहले ले लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी के लिए, अब फाइनल वेलोसिटी के लिए वही लिखना है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, mv हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इन टी सेकेंड। देखते हैं टी सेकेंड में हमारा जो मोमेंटम हो रहा है बॉडी का कितना हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो लास्ट वाला वेलोसिटी है, यानी जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा चेंज इन मोमेंटम हो रहा है बॉडी का, तो हम लोग उसमें से क्या कर देंगे, ये वाले लास्ट वाले में से mv में से घटा देंगे mu को, इसमें mu को हटा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो m इधर भी है, m इधर भी है, तो हम m कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, v माइनस u बचेगा, ठीक है। अब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ से निकालना है। तो हमने क्या बताया था, रेट जहाँ पे बात आएगी आप लोग अपॉन में टी कर दोगे, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जहाँ पे रेट की बात आएगी बेटा वहाँ पर आप लोग अपॉन में टी कर दोगे। तो यहाँ पे हो जाएगा m v माइनस यू अपॉन में t, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ओके ना। हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, ओके ना। तो यहाँ पर अब बेटा आप लोग को पता है कि v माइनस यू अपॉन में t हो गया। अब यहाँ से हम लोग कुछ कर सकते हैं, हमें पता है, क्या पता है कि एक्सीलरेशन आप लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों ने से पहले मोशन 1 डायमेंशन में एक्सीलरेशन पढ़ा होगा। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t होता है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t। तो क्या हम इतने की जगह पे ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि बेटा क्योंकि a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन t हो सकता है, तो ये इसके बराबर है, इक्वल है। तो अगर हम चाहें तो इसको हटा करके पूरा ये लिख सकते हैं। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, चलो इधर देखते हैं, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इधर ही वाल देख लेते हैं ना। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू हमारा हो जाएगा m जो था पहले से ही, और यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हमें v माइनस यू की पूरी फॉर्म हटा करके क्या लिख देना है, a लिख देना है। तो m हो जाएगा और a हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन। तो हमारा रेट ऑफ मोमेंटम क्या आ जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। इसको m से क्या है, मास है, और a से हमारा क्या है, एक्सीलरेशन, सबको पता है ना, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा रेट ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा, ओके। तो मैंने ये निकाल के दिखा दिया आपको। सो यहाँ पर क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एक्सीलरेशन प्रोडक्ट इन मास। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल है, मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर ये सही हो गया। अब चलो देखते हैं कुछ और चीज़ों को।
ये भी आप लोग को नोट कर लेना है। यहाँ पर अल्टरनेट मेथड का यूज़ किया गया है, डेल्टा पी दर को यहाँ पर ले लिया गया है, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। आप लोग ये पढ़ लिए तो ठीक है, उतना हो गया है ना, कुछ चेंज नहीं है। चलो आते हैं अब अपने न्यूटन के सेकेंड लॉ पे। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है वो क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो न्यूटन ने फाउंड किया कि फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस सेम एक्सेलरेशन इन डिफरेंट बॉडीज़ प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। ठीक है, अभी तक न्यूटन ने जो है बताया था कि जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में परिवर्तन कर देता है। यानी कि वो अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला देता है, अगर वो मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला देता है। ठीक है, तो दूसरा लॉ इन्होंने ये बताया था भाई, न्यूटन ने दूसरा लॉ ये कहा था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन इन्होंने क्या कहा था कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जितना फोर्स उस पर अप्लाइड किया गया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड इट एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम टेक प्लेस द डायरेक्शन इन विच फोर्स इज अप्लाइड, और उसके डायरेक्शन के भी क्या होता है, ये इक्वल अप्लाइड किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि k इक्वल टू यानी F इक्वल टू ma, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसके फॉर्मूले को। क्या कहा है न्यूटन ने क्या कहा है कि भाई जो हमारा अप्लाई किया गया फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली किसके, मास ऑफ एक्सेलरेशन के, मास एंड एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के। यानी कि जब हम यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हम लोग वैल्यू हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा F इक्वल टू, हमें पता है कि जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन मैं ऐसे ही बनाती हूँ, प्रोपोर्शनल का साइन जब हम लोग हटाते हैं तो कोई ना कोई क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। तो यहाँ पर हम लोग K लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा न्यूटन का सेकेंड लॉ का ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर M से हमारा मास है और A से एक्सेलरेशन है, और K यहाँ पर क्या है, K इज़ अ कांस्टेंट। यहाँ पर K हमारा कांस्टेंट है, नियतांक है। ठीक है, ओके। तो डायरेक्टली आप लोग को बस ये समझाने के लिए इक्वेशन लिखना है, नहीं तो आप लोग डायरेक्टली क्या लिखोगे, F इक्वल टू ma लिखोगे। ठीक है, F इक्वल टू ma लिखोगे। न्यूटन ने देखो बेटा यही बताया कि जो हमारा क्या है चेंज, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, न्यूटन ने यही बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस पर अप्लाइड फोर्स के और उस पर लिए गए डायरेक्शन के फोर्स के। ठीक है, यही चीज़ उन्होंने बताई थी, बस न्यूटन का लॉ यहीं तक पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो होता है फोर्स का वो क्या है हमारा, न्यूटन। अब यहाँ पर चलो देख लेते हैं इसको कि ये ग्राफ आप लोग को पढ़ना नहीं है, बेसिकली आप लोग के सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं जा रही हूँ इसमें। ठीक है, ये ग्राफ आप लोग को नहीं पढ़ना है। सीजीएस यूनिट एंड ऐसा यूनिट देख लेते हैं फोर्स का। तो आप लोग फोर्स का यूनिट पहले भी देख चुके हैं, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये न्यूटन ने बताया। तो यहाँ पर इसके बेसिस पे फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, और 1 न्यूटन फोर्स जो होता है अगर एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पर और उसका मास 1 किलोग्राम है तो प्रोडक्ट एंड एक्सेलरेशन जो होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। यानी कि 1 न्यूटन स्क्वायर होता है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेना और याद भी कर लेना। फिर स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है न्यूटन का, सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ डाइन। सीजीएस यूनिट क्या होता है, फोर्स का डाइन होता है, सबको पता है। 1 डाइन इक्वल टू होता है 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी लर्न कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर रिलेशनशिप निकाली गई है, तो रिलेशनशिप आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद करना है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब इसको हमें साबित करना होगा, इसको प्रूफ करना होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से किस तरीके से लाई कर रहा है, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, तो यहाँ पर हमने बताया था कि डेल पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा पी डेल्टा टी क्या है, ये दोनों जो है यहाँ पर मान लो किसी मतलब कोई बॉडी है उस पर फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है बॉडी पर, और वो प्रोड्यूस कर रही है एक्सेलरेशन इन द बॉडी ड्यू टू विच वेलोसिटी एंड हेंस मोमेंशन ऑफ बॉडी चेंजेस। तो लगातार अगर वो क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, उस पर फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी में भी बदलाव आएगा और उसके मोमेंटम में भी बदलाव आएगा। तो इक्वेशन हमारा जो था, हम लोगों ने इक्वेशन निकाला था, ठीक है, यहाँ से लिया गया। ये वाला तो मैंने आपको बताया ना, डेल पी अपॉन डेल टी। ठीक है, डेल्टा टी अपॉन में m इंटू ए। इस यहाँ पर हम लोग इस जो दर है मोमेंटम की, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो उसकी जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, एम ए। ठीक है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मास हमारा यहाँ पे कांस्टेंट हो, ठीक है, वो ना चेंज हो रहा हो, मास यहाँ पर हमारा क्या है भाई, कांस्टेंट है, यहाँ पर हमारा मास क्या है, कांस्टेंट है। तो न्यूटन का जो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स ऑफ मोशन, एक यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन, बाय न्यूटन, फ्रॉम इक्वेशन 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 बाय न्यूटन
न्यूटन, आप लोग मेरी राइटिंग में मत जाना बेटा, मैं फटाफट लिख रही हूँ, इस वजह से राइटिंग बहुत गंदी लिख रही है, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स F इक्वल टू, न्यूटन की सेकेंड लॉ के अनुसार इसका फॉर्मूला क्या निकाला था अभी हमने, F इक्वल टू ma निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे। अब फोर्स बराबर, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो F इक्वल टू, फोर्स को F से शो करेंगे, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है हमारा, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डेल्टा पी की जगह पे क्या रख सकते हैं, हमने निकाला था ना डेल्टा पी इक्वल टू, अभी हमने पीछे क्या निकाला था बेटा, डेल्टा पी हमने यहाँ पर निकाला था कि क्या होता है, एम डेल्टा वी भी हो सकता है ना, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल्टा एम वी, ये भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ दर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एम यहाँ पे ले लेंगे, वी ले लेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, डेल्टा टी, ठीक है। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर इसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एम डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। यहाँ पर मास हमारा कांस्टेंट है, तो हमारा न्यू फॉर्मूला में क्या मिलेगा, एफ इक्वल टू मिल जाएगा एम डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, जहाँ पर मास क्या है हमारा, मास हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। सो यही बताया था न्यूटन के सेकेंड लॉ ने कि फोर्स जो होता है, फोर्स जो अप्लाइड किया गया है वो मास और वेलोसिटी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एक दर के। तो ये रिलेशनशिप है हमारा किसके बीच, है सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ, ठीक है। न्यूटन के सेकेंड लॉ और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बीच, सॉरी फर्स्ट लॉ के बीच नहीं है, न्यूटन के सेकेंड लॉ और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बीच रिलेशनशिप ये शो करेगा। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा पूरा, ठीक है। आप देखो यहाँ तक हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ ख़त्म हो गया। अब हम अगर बात करें कि न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है उसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ पर आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा, अगर ये बात निकालनी हो कि टू ऑब्टेन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अगर हमें निकालना हो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को, तो हम कैसे निकालेंगे। तो भाई न्यूटन ने पहली बात क्या कही थी, आप पहले याद रखो। न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार एफ इक्वल टू एम ए होता है, अगर फोर्स जीरो लग रहा होगा तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, ज़ीरो। ये बात साबित हो गई। डैट मीन्स इफ़ नो फोर्स इज अप्लाइड, अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो उसका एक्सीलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मूव कर रही है तो मूविंग करती रहेगी सेम डायरेक्शन से, सेम स्पीड से, ठीक है। सो दस अ बॉडी नॉट एक्टेड, बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है तो वो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगी। डज नॉट चेंज एनी स्टेट एंड मोशन, दिस स्टेटमेंट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी के अनुसार हमारा जो सेकेंड लॉ था वो निकल गया कि अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें एक्सीलरेशन भी ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। अब बहुत सारे आप लोग देखोगे कि जो है एग्जाम्पल देखते हो न्यूटन के सेकेंड लॉ के। न्यूटन सेकेंड लॉ के क्या एग्जाम्पल है ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी तो कुछ भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो चलो यहीं तक ख़त्म करते हैं और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।